मुझे कोई ये बताएगा पॉलिटिकल कंपटीशन होता क्या है? एनीवन? विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और हर लोग क्या चाहते हैं कि उसका खुद का भी डेवलपमेंट हो और उसके धर्म का भी क्या हो, प्रचार प्रसार होता है कि नहीं? मराठी जो होते हैं वो शिवाजी राव, उसके बाद ये बाजीराव, उसके बाद एक और शिवाजीराव के बेटे कौन थे? जयंती बनाते हैं, ठीक है। इधर आओगे कर्नाटका साइड तो इधर मैसूर कर्नाटका, इधर टीपू सुल्तान। इधर आओगे एमपी में बजरंग दल, आरएसएस। इनका फीचर क्या है? अपने धर्म को क्या करना है? बचाना और अपने धर्म का प्रचार करना है कि नहीं? ले देके सारे मोटिव्स तो वही हैं। कान बोले इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है, तो ले देके धर्म का प्रचार करना है। अब होता क्या है, आदमी बेसिकली दो चीज की डिमांड करता है, एक उसके जीवन में शांति हो और दूसरा उसका परिवार क्या रहे, खुश रहे। शांति के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? तो उसके पास रोटी हो, कपड़ा हो, पैसा हो, मकान और अच्छी शिक्षा हो, ठीक है ना। और खुश कब रहे? जब उसके फैमिली के साथ लोग क्या करें, उसी की सहभागिता और उसी के साथ क्या करें, हाँ में हाँ मिलाएं। अब हाँ में हाँ कहाँ मिलाएंगे? जब लोग एक ही टाइप के लोग होंगे, एक ही टाइप को सोचने की क्षमता होगी और एक ही धर्म के बिलोंग होंगे बेसिकली, ठीक है ना। अब एक चीज सुनाता हूँ, एक बात बताओ, एक ही धर्म का मैंने यहाँ पे क्यों बोला? सुनो, एक ही धर्म का मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक हिंदू लड़का जो है यदि वो किसी मुस्लिम फैमिली में जाता है तो क्या मुस्लिम फैमिली के जो मेंबर्स होंगे वो क्या उसकी बात मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? सबसे पहले तो उसके घर का बिलोंग नहीं करता है। सेकेंड चीज क्या? रिलीजन फैक्टर डिफरेंस है, ठीक है ना। ये आमतौर पे क्या होती है। अब इंडिया के अंदर देखा जाए तो इंडिया के अंदर स्टार्टिंग एरा के अंदर, जब बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द मुगल्स, इंडिया के अंदर बेसिकली क्या था, एक होमोजेनियस सोसाइटी थी। होमोजेनियस सोसाइटी थी। होमोजेनियस मतलब क्या? एक ही टाइप के पीपल्स थे। वो कौन से पीपल्स थे? वो बेसिकली आपके थे हिंदूज। हिंदूज के अंदर आर्यंस, तमिल्स, ये सब सबको मिला के एक ही हम बोलेंगे हिंदूज थे। उसी के अंदर फिर आपके राजपूत बने, ब्राह्मण्स बने, वैश्यास बने, शूद्रास बने। तो ले देखिए हम होमोजेनियस थे, बाद में हमारे अंदर क्या वो डिवीजन हुआ। यहाँ तक की बात क्लियर है। मुगल्स आए, मुगल्स ने क्या किया? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस साइड अफगानिस्तान से आए, ईरान इराक से आए, पर्शियंस आए। इन्होंने क्या किया? हमारे होमोजेनियस मिक्सचर्स के अंदर माइग्रेंट्स को इंट्रोड्यूस किया और माइग्रेंट्स को जब इंट्रोड्यूस किया तो क्या हुआ? वो होमोजेनियस से टर्न आउट होने लगे एक तरीके से हेट्रोजीनियस में, मतलब डिफरेंट टाइप के पीपल्स क्या होने लगे, आने लग गए। अब ना एट द प्रेजेंट जब ब्रिटिशर्स घुस गए तो ब्रिटिशर्स भी क्या हुए, कुछ और लोगों को लेके आ गए, कुछ और टाइप की स्पीशीज को लेके आ गए। तो मिक्सचर जो क्या हुआ और ज्यादा हेट्रोजीनियस और ज्यादा क्या हुआ, बढ़ गया। अब राइट नाउ प्रेजेंट हमारे इंडिया के अंदर हिंदूज भी है, मुस्लिम्स भी है, सिख्स भी है, ईसाई भी है, कुछ ब्रिटिशर्स के भी हैं, एंग्लो इंडियंस, ठीक है, वो भी है। अब यहाँ पे होता क्या है, कंट्री के अंदर देखो, हमारी कंट्री के अंदर बेसिकली क्या होता है, इलेक्शन सिस्टम होता है। इलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि भैया हमारी कंट्री के अंदर हमें क्या करना है, अपनी कंट्री को डेवलप करना है। और यदि डेवलप करना है तो ऑब्वियसली बात है भैया हमारी कंट्री के अंदर हमको गवर्नमेंट बनाना है, और गवर्नमेंट बनाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन करना पड़ेगा। इलेक्शन हम क्या करते हैं, हर 5 साल में करते हैं, हर एक रेगुलर इंटरवल टाइम ऑफ पीरियड के बाद करते हैं, ताकि क्या करे, गवर्नमेंट एक अच्छे तरीके से फंक्शन करे, पब्लिक क्या करे, गवर्नमेंट के ऊपर नजर रखे कि हाँ यार भैया यदि ये 5 साल के अंदर काम नहीं करा तो उसको हटा के किसी नए बंदे को अपॉइंट करे। तो इसी के लिए क्या होता है, जब इलेक्शंस आते हैं तो हमारी कंट्री के अंदर जो भी बेसिकली जो आपके क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी जो भी उनके क्या होते हैं प्रोमिसेस होते हैं, जो वो पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो जब बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव मिलके पब्लिक वेलफेयर के रिगार्डिंग क्या करते हैं, बातें करते हैं, और पब्लिक के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग क्या करते हैं, पब्लिक को बताते हैं कि हाँ ये सारे काम करेंगे, आप हमें इस इलेक्शंस के अंदर ये लेके आए। तो उस पर्टिकुलरली सिचुएशन में क्या होता है, लोग उन सारे कैंडिडेट्स के बीच क्या हो जाता है, कंपटीशन अराइज हो जाता है, और वही कंपटीशन आपका क्या कहलाता है, पॉलिटिकल कंपटीशन कहलाता है। ये देखिए कहना क्या चाहता हूँ, सिंपल सी इतनी बात है कि देखो जब ऑल ओवर क्लास के अंदर, ठीक है, ऑल ओवर क्लास के अंदर यदि सिर्फ 3 सीट है, ठीक है, और इन 3 सीटों के ऊपर जो जीतेगा उसको नियर अबाउट 1 लाख रुपीस मिलेंगे। फर्स्ट जो इन 3 सीट्स के ऊपर जो जीतेगा उसको 1 लाख रुपीस मिलेंगे। बट इन तीनों सीट के ऊपर जो प्रत्याशी है वो नियर अबाउट 3000 है। तो मुझे ये बताओ कि मैं 3000 में से 3 बंदों को कैसे लूंगा, मेरी बात समझे? क्या समझे? ये है, सुनो, ये 3 सीट है, मुझे 3 सीट पे क्या करना है, बंदों को अपॉइंट करना, मुझे 3 बंदे लेने हैं, ठीक है ना, जिनको मुझे 1 लाख रुपए देने हैं, ठीक है।
वो भी तुम्हारी क्लास में से। तुम्हारी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? 37। 3000 हटा के 37 ले लो। अब मुझे ये बताओ मैं किस तरीके से सिलेक्ट करूंगा कि मुझे 37 बंदों में से कि मुझे वो 3 बंदे चाहिए जो क्या हो जिनको मैं 1 लाख रुपए दे सकूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? बात नहीं समझे? समझ गए? मैं क्या करूंगा? हाँ अरे और जो सबसे बेस्ट निकलेगा उसी को मैं क्या करूंगा? सिलेक्ट करूंगा ना। यही होता है ना। तो उसी तरीके से जब गवर्नमेंट के अंदर जब पब्लिक डेवलपमेंट के लिए मतलब पब्लिक डेवलपमेंट क्या है? वो 1 लाख रुपीज है। मतलब पब्लिक डेवलपमेंट क्या है? एक तरीके से हमारी क्या है? एक धनराशि है, एक प्राइज है। जब पब्लिक डेवलपमेंट के लिए हमको काम करना है तो गवर्नमेंट क्या करवाती है? इलेक्शंस करवाती है। इलेक्शंस मतलब क्या? सीट्स के ऊपर क्या करवाती है? सीट्स जानते हो ना? उन इलेक्शंस करवाती है और इलेक्शंस के अंदर ये देखती है कि भैया कौन पर्सन है जो क्या है सुटेबल है उस सीट के ऊपर काम करने के लिए। और जब वो बंदा उस सीट के ऊपर काम करेगा तो क्या करेगा? पब्लिक के लिए, वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा। मतलब क्या कि देखो जब इलेक्शन होगा तो भैया होगा क्या कि सीट के ऊपर बेसिकली 1 या 2 सीट होते हैं। उन सीट के ऊपर क्या होंगे? बंदे खड़े होंगे, कैंडिडेट खड़े होंगे। और जब कैंडिडेट्स खड़े होंगे तो वो क्या करेंगे? पब्लिक डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। और जब वो लोग पब्लिक डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कंट्री क्या होगी? प्रोग्रेस होगी। ठीक है ना। अब ना पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन किसको बोलेंगे? अब इतना समझो। ठीक है। जब किसी एक सीट के ऊपर बहुत सारे बंदे खड़े होंगे, ठीक है ना, एक सीट के ऊपर जब बहुत सारे बंदे खड़े होंगे तो पब्लिक किस तरीके से पहचानेगी कि भैया कौन सा बंदा इस सीट के लिए सही है, कौन सा बंदा इस सीट के लिए गलत है। तो होगा क्या कि वो सारे के सारे बंदे मिलके अपने बारे में बताएंगे, ठीक है, अपने बारे में प्रचार प्रसार करेंगे। तो उन सारे बंदों के बीच जो द्वंद होगा ना, द्वंद एक दूसरे को पहचानने का, उसी को कंपटीशन बोलेंगे और उसी को पॉलिटिकल कंपटीशन बोलेंगे। ठीक है। अब ना इंडिया के अंदर इलेक्शन सिस्टम है, इलेक्शन होता है हर 5 साल बाद। अब हमारे इलेक्शन सिस्टम के अंदर जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने पॉलिटिकल कंपटीशन रखा क्यों? वो चाहते तो किसी एक पार्टी को नॉमिनेट कर देते ना, कांग्रेस भैया कांग्रेस से बंदे बनेंगे, इसके सिवा कोई पार्टी नहीं होगी। उन्होंने पार्टी का सिस्टम क्यों रखा? पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम क्यों रखा? पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि देखो यदि पावर किसी एक के हाथ में जाएगी तो वो एक तरीके से क्या बन जाएगा? डिक्टेटर बन जाएगा। तो यदि वो डिक्टेटर बन गया तो क्या करेगा? अपने फायदे के लिए करेगा, तो कंट्री डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमारी फाउंडिंग फादर्स ने क्या किया? पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन को क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। बट नाउ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इंट्रोड्यूस करने का एक और फायदा क्या था? सुनो, जब किसी कैंडिडेट, जब कोई कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव बनता है, कैंडिडेट समझते हो ना? जो कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव बनता है वो 5 साल के लिए बनता है, उससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए बनता नहीं है। तो 5 साल के अंदर जो वो बनता है तो उसकी क्या होती है? फटी पड़ी रहती है। क्यों फटी पड़ी रहती है? क्योंकि देखो उसके अपोनेंट में भी एक कैंडिडेट है, वो हार चुका है। यदि वो कैंडिडेट जो सीट पे बैठ के काम कर रहा है, यदि उसने कोई भी गलती करी तो गलती क्या करेगा? सामने वाला पकड़ेगा, क्योंकि उसको तो अगले इलेक्शन में जीतना है ना। जब वो सामने वाला पकड़ेगा तो होगा क्या? क्या अगले इलेक्शन के टाइम वो उसकी गलती को पब्लिक के सामने उजागर करेगा। और जब उसकी गलती को पब्लिक के सामने उजागर करेगा तो हो सकता है पब्लिक क्या करे? उसको चेंज कर दे। और जब पब्लिक चेंज कर देगी तो क्या होगा? वापस से वो वाला बंदा वापस उस सीट पे आ जाएगा या फिर कोई अनदर बंदा अपॉइंट हो जाए। तो इसलिए पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन का बेसिकली एग्जांपल मैं तुमको समझाता हूं। देखो अभी तुम्हारा विधायक कौन है? संजय शुक्ला है। पहले कौन था? सुदर्शन गुप्ता। नाउ पब्लिक तुम्हारे यहाँ की लोकल 10 साल सुदर्शन गुप्ता रहा, ठीक है। अब अभी कौन आ गया? संजय शुक्ला। संजय शुक्ला कैसे आ गया? बाय थ्रू द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। क्यों? देखो जब सुदर्शन गुप्ता उस टाइम पे विधायक था तो संजय शुक्ला क्या था? उसके अपोजिट में था, अपोजिट में था। संजय शुक्ला क्या करता था? उसके काम पे निगरानी रखता था कि गलती कहाँ गलती कर रहा है, क्या गलती कर रहा है। 5 साल के अंदर उसने जो डेवलपमेंट किया और जो डेवलपमेंट नहीं किया, कुछ भी किया उसने पब्लिक के रिगार्डिंग, तो उसका उसने कच्चा चिट्ठा बनाया। जब इलेक्शन का टाइम आया उस कच्चे चिट्ठे को पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट किया। और जब पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट किया तो पब्लिक ने क्या कंक्लूजन निकाला कि सुदर्शन गुप्ता को क्या करो? हटाओ, और जिसका अपोनेंट है उसको क्या करो? बिठाओ। तो इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया? कौन जीता? संजय शुक्ला जीता। तो जब संजय शुक्ला जीता तो संजय शुक्ला कहां पे आ गया? सीट पे आ गया। अब इसका अपोजिट में कौन चला गया? सुदर्शन गुप्ता क्या करेगा? गलती ढूंढेगा। तो यही जो इनके बीच की प्रोसेस चलती है ना, इसी को पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन कहते हैं।
समझे? एक दूसरे से लड़ने की, ताकि क्या हो भैया, पब्लिक के लिए क्या हो, डेवलपमेंट का काम करें, ठीक है ना। यदि पब्लिक डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा, पब्लिक हटा देगी। तो इसी आइडिया से हमारे फाउंडिंग फादर्स ने पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस को हमारे इलेक्शन सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किया। बट नाउअडेज अब क्या हो रहा है, अब हो क्या रहा है क्या, अब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट के नाम पे कंपटीशन नहीं करते हैं, अब ये कंपटीशन करते हैं ऑन द फैक्टर ऑफ रिलीजन, ऑन द फैक्टर ऑफ रिलीजन, ऑन द फैक्टर ऑफ कास्ट, रिलीजन, कास्ट, ठीक है, ऑन द फैक्टर ऑफ हेट स्पीच। सुनो, अब रिलीजन के बेसिस पे कैसे, जो कि आदित्यनाथ, ठीक है, अब वो सीएम बने, सीएम बने, सीएम बनने के टाइम मतलब अभी जस्ट यूपी के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है ना। जब तक सीएम थे तब तक उन्होंने क्या किया, उन्होंने धर्म के नाम पे सुनाया, हिंदू प्रोवोक किया, और क्या हुआ उस टाइम पे, बीजेपी जीत गई थी ना उस टाइम। नाउ इधर आओ, महाराष्ट्र के अंदर देखोगे बाल ठाकरे, शिवसेना का एजेंडा क्या होता है, पब्लिक डेवलपमेंट। बताओ मराठी कौन कौन है? हाँ भैया, शिवसेना का एजेंडा क्या होता है, ठीक है ना। शिवसेना कभी भी देखोगे तुम, बाल ठाकरे की कभी आइडियोलॉजी देखना, वो हमेशा हिंदुओं को ज्यादा प्रेफर करता है। तो एक बात बताओ, ये ऐसा देश है जहां पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर रहते हैं, और वहां पे तुम किसी एक कम्युनिटी को उठाओगे तो दूसरी कम्युनिटी को बुरा लगेगा। जब दूसरी कम्युनिटी को बुरा लगेगा तो होगा क्या, इनके बीच आपस में द्वंद्व होगा, और इसी द्वंद्व का फायदा जो होता है ये पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, उठाते हैं। ये क्या करते हैं, जिस एरिया के अंदर जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी के लोग हो रहते हैं उन्हीं को क्या करते हैं, उनके धर्म के नाम पे उठाते हैं, और उनकी जो, और उसी एरिया के अंदर जो माइनॉरिटी होते हैं उनके खिलाफ क्या करते हैं, एक तरीके से क्या बोलते हैं, भड़काते हैं। लाइक इन द सेंस एमपी के अंदर भी देखो कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, कहाँ की आपकी सदर बाजार, ये इंदौर के अंदर देखो, सदर बाजार के अंदर नहीं, इधर इमली बाजार के अंदर, वहां पे बच्चे के पता है, वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स वो क्या स्पीच देते हैं कि हिंदुओं ने क्या करके रखा है, पूरे पूरे इंदौर के ऊपर कब्जा करके रखा है। तो एक बात बताओ, जो पॉलिटिकल लीडर्स अपने फायदे के लिए ऐसे रिलीजियस बेसिस फैक्टर पे स्टेटमेंट देंगे तो को क्या लगता है, कंट्री डेवलप कर पाएगी? ये क्या करेगी, ये सोशल डिफरेंस को क्या करेगी, जनरेट करेगी, और जब ये सोशल डिफरेंस को जनरेट करेगी तो सोशल डिफरेंस एक दूसरे से क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। क्यों ओवरलैप होंगे, देखो इंडिया के अंदर वैसे गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आदमी पहले इससे गुस्सा है, साथ ही साथ धर्म के नाम पे कि भैया तुम तो हमारे धर्म को एक तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हो। जब ये सारे फैक्टर एक साथ मिल जाएंगे और जाके कुछ नया प्रोड्यूस कर देंगे तो होगा क्या, हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई हो जाएगी। जब हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई होगी तो होगा क्या, दंगे फसाद, स्टेट पूरा एक तरीके से इनस्टेबल हो जाएगा। तो भैया एक बात याद रखना कि समाज के अंदर यदि पॉलिटिकल कंपटीशन ऑन द बेसिस फैक्टर ऑफ सोशल डिफरेंस पे होता है, एक रिलीजन फैक्टर को सोशल डिफरेंस का बता रहा हूं, जब समाज के अंदर पॉलिटिकल कंपटीशन यदि ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डिफरेंस होता है तो भैया वो समाज के लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है ना। लाइक इन द सेंस यदि है ना कोई आपने कभी क्या बोलते हैं, कंगना रनावत का स्टेटमेंट सुना है? सुना है ना, वो किस तरीके का भड़काऊ भाषण देती है, स्पीच देती है, तो एक तरीके से क्या जनरेट करता है, ये सोशल डिफरेंस जनरेट करता है। और इससे क्या होता है भैया, किसी और जो बंदा होगा वो क्या होगा, प्रवोक होगा, वो जाके कुछ कर देगा। लाइक इन द सेंस महाराष्ट्र के अंदर आप देखोगे साधु वाला केस हुआ था, साधु को मारा था, कभी सुना है कि नहीं है? महाराष्ट्र के अंदर साधुओं को मारा था। अब भैया उस साधु को किसी मॉब लिंचिंग, किसी अपराधी ने मारा होगा, लोगों ने उसको क्या बना दिया, हिंदू मुस्लिम, ठीक है कि नहीं। ये भी नहीं देखना तो इंडिया पाकिस्तान का देखो, जब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डिवाइड हो रहा था वहां पे भी क्या हुआ भैया, लोग जो बेसिकली जो ऊपर के पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने किस सोच के पाकिस्तान को बनाया कि भैया हमको अपना सेपरेट देश चाहिए ताकि हम क्या करें, अपना जल्दी क्या करें, डेवलपमेंट करें। बट नीचे आते वो डेवलपमेंट फैक्टर तो गायब ही हो गया, वो फैक्टर क्या हो गया, रिलीजन फैक्टर, उससे क्या हो गया, देश डिवाइड हो गया, ठीक है। तीसरी चीज आपको अभी जस्ट हाल फिलहाल की बांग्लादेश के अंदर देखो, जो हिंदू माइनॉरिटीज है उनके टेम्पल्स तोड़ दिए गए, तो हुआ क्या, इंडिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटीज थी माइनॉरिटी की, उनको ठोका हिंदुओं ने, है कि नहीं। हॉस्पिटल जला दिए थे, इस्कॉन टेम्पल्स तोड़ दिए थे, दुर्गा पांडाल थे उनको तोड़ दिए थे, तो हुआ क्या, इंडिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको ठोक दिया।
पाकिस्तान के अंदर देखो, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं बेसिकली आपके, पाकिस्तान छोड़ो ना, कश्मीर का हालत सुनाता हूँ। कश्मीर के अंदर क्या होता है, कश्मीरी पंडित हिंदूज हैं, जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो हिंदू मुस्लिम के अंदर आग लगा देते हैं, और वहाँ के 1990s के अंदर क्या हुआ, कश्मीर पंडितों को भगा भगा के मारा था मुसलमानों ने। और उसका गुस्सा क्या हुआ, फिर कश्मीर जो बाकी के जितने भी इंडियंस के जितने भी नीचे हिंदूज और ये जितने भी हिंदूज हैं, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, इन सब के हिंदूज ने क्या किया, जितने भी कश्मीरी लोग हैं जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के अंदर रहते हैं उनको मारा। तो उससे क्या हुआ, कंट्री के अंदर इंस्टेबिलिटी हुई। अभी हाल फिलहाल का एग्जांपल खालिस्तान मूवमेंट देखो, खालिस्तान मूवमेंट में याद है, खालिस्तान मूवमेंट सुना है, नहीं सुना है? किसान आंदोलन सुना था? किसान आंदोलन सुना है? 26 जनवरी वाला याद है? क्या हुआ था? पंजाबीज थे, पंजाबीज बेसिकली देखो, अब हुआ क्या, ये समझा दो। खालिस्तान मूवमेंट बेसिकली हल्का सा बता रहा हूं। खालिस्तान एक मूवमेंट है, वो मूवमेंट है क्या बेसिकली, वो मूवमेंट है कि उसके अकॉर्डिंग उस मूवमेंट का बेसिकली मतलब क्या है, उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये मतलब है कि पंजाब जो है वो क्या हो, इंडिया से सेपरेट होकर एक अलग कंट्री बन जाए। ठीक है, अब ना ये मूवमेंट है, इसका मतलब क्या है कि पंजाब क्या हो, एक सेपरेट कंट्री बन जाए। अब होता क्या है, सुनो, होता ये है, गवर्नमेंट क्या करती है, फार्म लॉस इंप्लाई करती है, फार्म लॉस डेवलपमेंट का पॉइंट क्या करती है, इंप्लाई करती है। किसान जो होते हैं वो फार्म लॉस से क्या होते हैं, खुश नहीं होते हैं, क्योंकि जो पंजाब के और हरियाणा के किसान होते हैं वो फार्म लॉस से खुश नहीं होते हैं। तो होता क्या है, ये लोग जाते हैं प्रोटेस्ट करने। अब वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते ये हैं कि भैया यदि आज हमारा खालिस्तान होता ना तो हम ये सारी चीजें होने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे रिलीजन फैक्टर को क्या किया, अराइज किया। यहाँ पे लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर गुस्सा था ही था, एक डेवलपमेंट वाला डिफरेंस फैक्टर था ही था, साथ ही साथ एक रिलीजन फैक्टर को भी इंक्लूड कर दिया। अब हुआ क्या, 26 जनवरी को ये हुआ कि भैया खालिस्तान जो मूवमेंट प्रोटेस्ट वाला था, कौन सा, फार्मर प्रोटेस्ट था, वो मूवमेंट जो था फार्मर प्रोटेस्ट से चेंज हो गए खालिस्तान मूवमेंट बन गया। ठीक है ना। और हुआ ये कि दिल्ली में जो सबसे जो जहाँ पे आपका इंडियन फ्लैग होइस्ट होता है, लाल किला, आप पे है ना खालिस्तान का फ्लैग टांग दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जितने भी किसान आंदोलन थे ना सबको बड़े जूते पड़ने में क्या हुआ, न जाने कितने किसान मर गए जिनका कोई कसूर नहीं था। तो भैया ये याद रखना, पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं ना, यदि इन सोशल डिफरेंस के नाम पे यदि पॉलिटिक्स करते हैं तो याद रखना कंट्री हमेशा डिग्रेड होती है, कंट्री कभी डेवलप नहीं होती है। ठीक है, लाइक इन द सेंस, एक एग्जांपल और देख लो, रोहिंग्यास वाला केसेस। रोहिंग्यास मालूम है? कुछ नहीं, लीव इट। जम्मू कश्मीर के अंदर भी यही सिचुएशन है कि वहां पे सोशल डिफरेंस अराइज किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे क्या है, एक तरीके से अभी 2019 के पहले आर्टिकल 35 है था, आर्टिकल 370 था। तो प्रॉब्लम क्या आता है कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो एक तरीके से वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा थी। उसके ऊपर से जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो क्या कर रहे थे, धर्म के नाम पे मुस्लिम नाम के क्या कर रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे। तो हो क्या रहा था भैया, वहां जो नॉर्मल सिविलियंस थे वो क्या कर रहे थे, जितने भी आर्मी पर्सनल थे, जितने भी जो बाहर के मतलब जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी लोग थे उनको क्या कर रहे थे, मार रहे थे। क्यों मार रहे थे, क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर क्या हुए, ओवरलैप हुए। पहला, एक गरीबी हुई बेस्ड ऑन एक्सपेंसेस, दूसरा कौन सा आपका हो गया, बेस्ड ऑन रिलीजन। कौन सा वाला, सेम रिलीजन वाला, ठीक है ना, वो सेम रिलीजन का कि हिंदू अलग मुसलमान अलग। तो इस फैक्ट्री के ऊपर क्या हुआ, कश्मीर के अंदर इनस्टेबिलिटी पैदा हुई। और यही पाकिस्तान जो होता है हमेशा करता है हमारी कंट्री में। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमेशा है ना, एक तो मुसलमान, दूसरा गरीबी। इन दो फैक्टरों को क्या करवाता है, ओवरलैप करवाता है। तो जब ये दो फैक्टर ओवरलैप होते हैं तो होता क्या है, तबाही मचती है। ठीक है ना, सिविल वॉर तो नॉर्मल सी बात है। अभी जस्ट तुमको मालूम है, मैं अभी कल मणिपुर के अंदर एक ऑफिसर शहीद हो गया, एक ऑफिसर प्लस उसकी वाइफ प्लस उसका चिल्ड्रन प्लस 4 जन। पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी मणिपुर की हाथ में आके बैठे थे आईडी बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर। उसके बाद उसके पहले इसी ओवरलैप की कंडीशंस के कारण मणिपुर के अंदर जो सिचुएशन, मतलब मणिपुर में भी एक केस है, तुम्हारे काम का नहीं है बट बता रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही बता रहा हूँ। अभी जस्ट 10 दिन पहले 15 जवान शहीद हुए, समझ रहे हो। वो तो टेररिस्ट, देखो यार 15 जवान क्यों शहीद हुए, क्योंकि टेररिस्ट आ रहे थे। और टेररिस्ट का क्या काम रहता है, लोगों के अंदर डर बिठाना, लोगों को धर्म के नाम पे भड़काना, लोगों को गरीबी से निकालना। गरीबी से कैसे निकालेंगे, उनको बोलेंगे कि उनको 500 रुपए देते, बोलते जाके यहाँ पे पत्थर फेंक के आओ। कश्मीर में ऐसा होता है। इसलिए तो भैया हमेशा अपने दिमाग का उपयोग करना। कोई भी पॉलिटिकल लीडर यदि इन 5 फैक्टर में से यदि किसी भी फैक्टर के ऊपर लोगों को स्पीच दे रहा है
भाषण दे रहा है और लोगों को एक तरीके से भड़का रहा है, तो समझ लेना वो पॉलिटिकल लीडर जो है ना बहुत बड़ा हरामी है, ठीक है ना। कंट्री का डेवलपमेंट नहीं चाहता है, कंट्री का बंटारा करना चाहता है। कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर का क्या है, मतलब ऑन द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, कि भैया किस तरीके से हम ये पहचाने कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं और जो पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो किस तरीके से डेमोक्रेटिक वे में बेनिफिट है, इसकी कोई ना कोई तो पहचान होगी, ठीक है ना। देखो यार, डेमोक्रेसी के अंदर कंपटीशन होना जरूरी है, यदि कंपटीशन नहीं होगा तो कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। बट यदि वो कंपटीशन ये सोशल डिफरेंस के फैक्टर पे हो गया ना तो कंट्री का बंटारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि किस तरीके से हम ये पहचाने कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो इन सोशल डिफरेंस के ऊपर ना हो, बस ये आपके चैप्टर के अंदर मेंशन है, वो मैं पॉइंट्स बता देता हूँ, ठीक है। एक तो काम कैसे करती है, पब्लिक के अकॉर्डिंग करती है, ठीक है ना। जो भी पॉलिटिकल लीडर है, पब्लिक जो पार्टी होती है वो बेसिकली पब्लिक में से ही चुनती है, पब्लिक में से ही लोग जाते हैं ना। अब वहां ऊपर से तो पॉलिटिकल लीडर बना के नहीं भेजता है, क्योंकि नॉर्मल कम्युनिटी में पब्लिक होता है, फिर पब्लिक में से कोई पॉलिटिकल लीडर या कैंडिडेट बनता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि किस तरीके से पहचाने कि भैया पॉलिटिकल पार्टी का जो कंपटीशन है वो अच्छा है या बुरा है। सबसे पहला ये है कि वहां की पब्लिक को जानो। यदि पब्लिक हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ रही है तो समझ लो भैया पॉलिटिकल पार्टी वहां की जो है वो बिल्कुल खराब है, ढकी आनी चाहिए। उसी तरीके से बुक के अंदर क्या मेंशन है, बुक के अंदर मेंशन है कि पॉलिटिकल वहां की मतलब वहां की जो पब्लिक है यदि वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के नाम पर लड़ रही है तो भैया होगा क्या कि दोनों के बीच यूनाइट नहीं रहेगा। जब यूनाइट नहीं रहेगा तो पॉलिटिकल पार्टी अपना रोटी सेकेगी तो होगा क्या, उस एरिया के अंदर अनस्टेबिलिटी रहेगी। सबसे पहली बात ये याद रखना कि जो पॉलिटिकल पार्टी हमेशा सिर्फ एक चीज की बात करती है, कौन सी, कि ना तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो, तुम उस कंट्री के सिर्फ एक अच्छे निवासी हो, तो वही पॉलिटिकल पार्टी क्या है, एक अच्छी पार्टी है, ठीक है ना। लाइक इन द सेंस जो पार्टी है वो तुम्हें हिंदू इंडिया के यदि पर्सपेक्टिव में देखें, जो पार्टी है वो तुम्हें ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई इन सब नाम से ना संबोधित करके सिर्फ ये कहती है कि तुम इंडियन हो, तुम्हें इंडिया के लिए डेवलपमेंट करना है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, अच्छी है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई पार्टी नहीं है ना, क्योंकि तब वोट नहीं मिलते ना, बात ऐसी है। वोट किससे मिलते हैं, जब लड़ाई झगड़ा होता है। लोग पिक्चर कौन से देखते हैं, जिसके अंदर मसाला होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है ना, है कि नहीं। तुम लोग खुद ही कौन से गेम्स खेलते हो जो आक्रामक होते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स रेज डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी, ठीक है। अब कौन सा पॉलिटिकल लीडर किस तरीके से कम्युनिटी के डिमांड्स को उठाता है, एक क्वेश्चन ये सा राइज होता है। एग्जांपल देखो ना, महाराष्ट्र एंड एमपी, महाराष्ट्र के अंदर भी बैकवर्ड क्लासेस है कि नहीं, एमपी के अंदर भी बैकवर्ड क्लासेस है। बट यदि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ऐसा बोल के बोले कि हम सिर्फ हिंदू दलित लोगों को उठाएंगे और मुसलमान दलित लोगों को नहीं उठाएंगे, तो हमको क्या लगता है कौन क्या होगा, वॉर होगी ना। यहाँ पे एक वर्ड है, सुनो, डिमांड्स ऑफ कम्युनिटी, डिमांड्स ऑफ कम्युनिटी, डिमांड्स ऑफ कम्युनिटी कहाँ है, देखो होता क्या है। अब सपोज समझो महाराष्ट्र के अंदर कम्युनिटी है वो क्या है, गरीब है, हिंदू की कम्युनिटी भी गरीब है, मुसलमान की कम्युनिटी भी गरीब है, बट मेजोरिटी जो है वो किसकी है, हिंदू की है। अब एक पॉलिटिकल लीडर खड़ा होता है, वो बोलता है कि मैं हिंदू का उत्थान करूंगा, तो तुमको क्या लगता है वो कर पाएगा, डेवलपमेंट कर पाएगा हिंदू गरीबों का? नहीं समझे मेरी बात, नहीं समझे। सुनो, एक स्टेट है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर अमीर लोग भी हैं गरीब लोग भी हैं, है कि नहीं। सब अमीर तो होते नहीं है, सब गरीब होते नहीं है, कोई अमीर होता है कोई गरीब होता है, कोई मिडिल क्लास होता है। अब ना महाराष्ट्र के अंदर जब गरीब है, उन गरीब के अंदर भी क्या होंगे, कोई हिंदू होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा। अब जो मेजोरिटी जो गरीब है वो हिंदू की है, बट उससे हल्की सी कम किसकी है, मुसलमान की है, ठीक है। अब एक पॉलिटिकल लीडर खड़ा होता है, पार्षद बनने के लिए विधायक का इलेक्शन होता है, वो ये बोलता है कि मैं क्या करूंगा, जितने भी हिंदूज हैं उनको मैं प्रेफर करूंगा कि मेरे एरिया मतलब जॉब देने में क्या करूंगा, प्रेफर करूंगा, और साथ ही साथ जितने भी हिंदूज गरीब है ना मैं उन्हीं के बच्चों को क्या करवाऊंगा, एजुकेशन करवाऊंगा। तो तुमको क्या लगता है इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या वो दूसरी कम्युनिटी के साथ, हाँ दूसरी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, हाँ फिर वो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी होगी ना, फिर दूसरी कम्युनिटी के तुमने भावना को आहत पहुंचाया,
क्योंकि तुम उनका डेवलपमेंट कर नहीं रहे हो और तुमने एक तरीके से रिलीजियस फैक्टर के नाम पे डिफरेंस पैदा कर दिया, है कि नहीं? तो भैया एक पॉलिटिकल लीडर की पहचान, एक पॉलिटिकल पार्टी की पहचान कैसी होती है कि वो डेवलपमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसकी एक पहचान ऐसी होती है कि भैया कि जब वो किसी भी मतलब जब भी वो किसी चीज कम्युनिटी को संबोधित कर रहा है तो कम्युनिटी जिस चीज को संबोधित कर रहा है तो उस कम्युनिटी के रिगार्डिंग जो भी बोल रहा है वो किसी और कम्युनिटी के हिसाब से नुकसानदायक ना हो। समझ रहे हो ना? यदि कोई बंदा हिंदू मुसलमान दोनों को बराबर लेके ट्रीट कर रहा है और दोनों की कम्युनिटी को साथ में मतलब एक तरीके से प्रोवोक कर रहा है कि हाँ हमें दोनों कम्युनिटी का डेवलपमेंट करूंगा, तब ठीक है। बट कोई ये बोल रहा है कि नहीं मैं सिर्फ हिंदू कम्युनिटी का डेवलपमेंट करूंगा, तो यार मुस्लिम कम्युनिटी तो फिर ऑब्वियसली बात है यार बुरा मानेगी। तो यार उस मुस्लिम कम्युनिटी जब बुरा मानेगी तो कंट्री के अंदर क्या होगा कि भैया वो मुस्लिम कम्युनिटी प्रोटेस्ट करेगी, प्रोटेस्ट से काम नहीं होगा तो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी जलाएगी, तो ले देके डेवलपमेंट आएगा ही नहीं ना, ठीक है ना? तो भैया सेकंड पॉइंट क्या है कि डिमांड ऑफ कम्युनिटी, कि आप जिस कम्युनिटी से जो डिमांड कर रहे हो वो डिमांड किसी अदर कम्युनिटी की डिमांड को आहत न पहुंचाए, ठीक है कि नहीं? लाइक इन द सेंस एक डिसीजन देखो, सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया था राम मंदिर पे, आया ना? उन्होंने डिसीजन क्या दिया? दोनों को बराबर लेके दिया। हिंदूज को क्या बोला कि आप मेन लैंड पे है ना आप अपना टेंपल बनाओ, मुस्लिम्स को क्या बोला कि 5 किलोमीटर दूर अपना मॉस्क बनाओ। यहाँ पे दोनों को वैलिड रखा ना, किसी को भी एक तरीके से जो किसी का भी एक तरीके डिफरेंस पैदा नहीं किया डिसीजन में। वही तुम यदि किसी पॉलिटिकल लीडर का सुनोगे उसका पक्ष लो तो मुसलमान को काट के फेंक दे, है कि नहीं ना? ये सही थोड़ी ना है कि नहीं? तब तो देश में अराजकता ही फैलती है और कुछ होता नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है कि पॉलिटिकल लीडर्स की पहचान, कि भैया जो किसी भी कम्युनिटी की डिमांड्स है वो उन कम्युनिटी के डिमांड्स को लेके किसी और कम्युनिटी की डिमांड्स को हाथ मतलब एक तरीके से नुकसान ना पहुंचाए, हानि ना पहुंचाए, ठीक है? पहला पॉइंट भैया कि कंट्री को हमेशा है ना ऑन द बेसिस फैक्टर ऑफ रिलीजन डिवाइड ना करे। सेकंड है कि भैया डिमांड्स ऑफ कम्युनिटी वाली, ठीक है? क्लियर है? ठीक है? श्रीलंका का केस लो, श्रीलंका केस के अंदर दो थे, सिनालाज एंड तमिल। सिनालाज की गवर्नमेंट बन गई, तमिल वालों ने स्टार्टिंग में तो मार धाड़ नहीं मचाई ना, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उनसे एक तरीके से प्यार से बोला भैया हमें भी राइट्स दे दो, चाचा हमें भी राइट्स दे दो। चाचा ने बात नहीं सुनी तो गवर्नमेंट एक तरीके से नेग्लिजिबल एक्ट किया। तो भैया ये भी एक तरीके से डिफाइन करता है कि जो गवर्नमेंट आपकी जिस एरिया के अंदर आपकी गवर्नमेंट है वो आपकी डिमांड को किस तरीके से सुनती है, ठीक है ना? यदि वो आपकी डिमांड को अच्छी तरीके से सुन नहीं रही है तो ये समझ लेना कि वो क्या कर रही है, आपके साथ चोट कर रही है और आपके एरिया के अंदर एक इंस्टिट्यूटी पैदा कर रही है। अब बोलोगे सर इंस्टिट्यूटी कैसे पैदा कर रही है? सुनो नाउ एक सोशल डिफरेंस का फैक्टर ले लो तुम्हारे लोग आमतौर की जिंदगी में, ठीक है? एक केस अनालाइज कर देता हूं मैं, ठीक है? खजराना टेंपल है, ठीक है? अब सपोज समझो एक खजराना टेंपल है, उसके पास एक लैंड है। अब वो लैंड के ऊपर है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि वहां पे मस्जिद बनाना है, ठीक है ना? खजराना के अंदर हिंदूज भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, मुसलमान ज्यादा रहते हैं। तो भैया सोचते हैं कि ठीक है लैंड के पास क्या करेंगे, मस्जिद बनाएंगे। अब वो कहें लोकल गवर्नमेंट के पास आई, लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो बंदे बैठे हैं वो क्या बैठे? कट्टर हिंदू, ठीक है ना? होता तो कुछ है नहीं, बस फोकट का नाम है कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू वो क्या कर रहे हैं, जो मुसलमान लोग अपना मतलब मौत का डिमांड लेके जब जा रहे हैं कि हाँ भैया गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया आप बना दो, तो क्या करेंगे? उसको टाल मटोल कर रहे हैं। तो होगा क्या? जो मुस्लिम पब्लिक होगी वो क्या होगी? उसका दिमाग खराब होगी, भड़केगी, या फिर प्रोटेस्ट करेगी या फिर मंदिर के अंदर तबाही मचा देगी। तो भैया ये भी देखा जाता है कि गवर्नमेंट जो डिमांड है पब्लिक की, उस डिमांड के ऊपर कैसे काम करेंगे। यदि लोकल बॉडी या फिर कोई भी गवर्नमेंट यदि डिमांड के ऊपर ढंग से काम नहीं कर रही है ना, तो समझ लेना वो भी एक तरीके से इनसिक्योरिटी की कंडीशन को क्या कर रही है? प्रोवोक कर रही है और अराइज कर रही है, ठीक है? तो इन 3 फैक्टर से तुम पहचानोगे कि भैया कौन सी पॉलिटिकल लीडर, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की कंपटीशन कंट्री के रिगार्डिंग सही है या गलत है, ठीक है? पहला है एज ऑन द बेसिस फैक्टर ऑफ रिलीजन के नाम पे कि भैया हिंदू मुस्लिम के अंदर डिवाइड ना करें। दूसरा फैक्टर क्या है कि भैया कम्युनिटी के नाम पे कम्युनिटी की डिमांड्स को देखते हुए किसी दूसरी कम्युनिटी की डिमांड्स को आहत ना पहुंचाए। तीसरा फैक्टर है कि भैया जो डिमांड्स है कम्युनिटी की उसको किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करे ताकि क्या करे, दूसरी कम्युनिटी को क्या हो, हेट ना पहुंचे, ठीक है ना? तो ये 3 फैक्टर है। आपके अंदर बुक में बेल्जियम में श्रीलंका का है, बेल्जियम में भी क्या थे, बुक के एग्जांपल भी समझा देता हूं। सिनालास में क्या हुआ? सिनालास के अंदर सिनाला को इज्जत नहीं दी, उनकी कोई एक तरीके से बात नहीं सुनी, तो हुआ क्या? सिनालास ने तबाही मचा दी। बेल्जियम के अंदर क्या हुआ? हाँ
पे देखो बेल्जियम में बेसिकली 3 टाइप की कम्युनिटीज थी, वहां पे तीनों कम्युनिटीज की आवाज सुनी, ऑन द टाइम उन सबको सॉल्व किया, तो बेल्जियम क्या एक स्टेबल कंट्री हो गया, ठीक है। Need not be seen as a source of danger in a democracy. Political expression of social division is very normal, can be healthy. This allows various disadvantages in marginal social groups to express their grievance and get the government to attend to this. Expression of various kinds of social divisions in politics often results in their cancelling of one another out and thus reducing their intensity. This leads to extension of democracy. देखो बात सिर्फ इतनी सी है, सोशल डिवीजन जो है वो समाज के अंदर तो रहेगा और वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा भी है, ठीक है। बट यदि तुम उनका यूज सोशल डिविजन और सोशल डिफरेंस का फैक्टर यदि तुम ओवरलैपिंग करके करोगे, मतलब ओवरलैपिंग करवाओगे, तो तुमको क्या देगी, नुकसान देगी। तो भैया उससे बचने के लिए हमेशा पब्लिक को एजुकेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। पब्लिक में सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए कि हाँ क्या सही और क्या गलत है, लेने के बाद होनी चाहिए। तो यहाँ से आपका चैप्टर होता है फाइनल, ठीक है।